अच्छा बेटा, डिस्कशन इज mass spectroscopy. Okay, it's very important concept. Mass spectroscopy. अच्छा, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि ये एक डिवाइस है जिसे हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। मैंने इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था पहले। मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज दिस डिवाइस जिसमें ये इलेक्ट्रॉन गन है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन गन है और यहाँ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पे हम सैंपल रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन गन है, उसके बाद फिर ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो डिवाइस है ना, इसकी डिटेल नहीं चाहिए आपको एग्जाम के लिए। ये मैं जस्ट आपका ग्रिप के लिए बता रहा हूं। और ये फिर डिटेक्टर है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये डिस्कशन थी कि अगर हम यहाँ पे रख दें एलिमेंट्स, लेट से हम यहाँ रख दें मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये जो प्लेस है ना, यहाँ वेपोराइजर होता है। वेपोराइजर क्या करता है? वेपोराइजर वेपोराइजर क्या करता है? इस एलिमेंट को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ बन जाते हैं गैसियस एटम्स। Mg के लेट से गैसियस एटम्स है। वो एटम जब इस बीम से गुजरते हैं तो 1+ आयंस बन जाते हैं। ये बताया था मैंने ना, जब मैं पढ़ा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये काइंड ऑफ रिवीजन है। तो अगर कोई एलिमेंट आपने रखा है तो उससे गैसियस एटम्स बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बीम से गुजरते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हम क्या रखें? कंपाउंड रखें। अगर हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर में रख दें कंपाउंड, अब ये डिस्कशन टेक्निकल है। लेट से मैं ये कंपाउंड ले रहा हूं CH3NOH। गौर से सुने बेटा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गन इधर थी ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये अब अगर ये कंपाउंड मैं यहाँ पे रखूं मेथनॉल, तो वो इस इलेक्ट्रॉन बीम से गुजरेगा कि नहीं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फास्ट मूविंग, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा देंगे, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। समझ आई? जब कंपाउंड हम रखेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, वो कंपाउंड गुजरेगा इलेक्ट्रॉन बीम से, तो फास्ट मूविंग ये जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगी। तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। क्या बनेंगे? पॉजिटिव आयंस बनेंगे। समझ आई? अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये हमें पीक देगा। किस जगह पे पीक देगा? ये हमें m/e = 15 पे पीक देगा। क्यों बेटा? ये m/e 15 पे क्यों देगा? क्योंकि इसका अपना मैथ 15 है। फिर ये पार्टिकल हमें एक पीक देगा। किस जगह पीक देगा? m/e = 17 पे पीक देगा। क्यों जी, क्यों 17 पे देगा? क्योंकि इसका मैथ 17 है। तो हम इन पीक्स को, ये 15 पे जो पीक आएगी और 17 पे जो पीक आएगी, इसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। इन पीक्स को हम फ्रेगमेंट्स पीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट्स पीक बोलेंगे। तो जब हम कंपाउंड को रखेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर में तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। आप मेन मेन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाएं। मेन मेन बॉन्ड्स को देखें। ये अब एक मेन बॉन्ड था जिसको जो ब्रेक हुआ और दो इसके फ्रेगमेंट्स बने। अब आपके जहन में होगा कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी हैं। बेटा गौर से सुने। आपके जहन में होगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी हैं और OH बॉन्ड भी है। तो यूजुअली ये इन रियलिटी ये बॉन्ड ब्रेक होगा इन रियलिटी। लेकिन कैम्ब्रिज में अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू कर दें फिर तो इतने फ्रेगमेंट्स होंगे कि कंफ्यूजन ही होगी इस लेवल पे। हायर लेवल पे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फ्रेगमेंटेशन भी आपके सामने आएगी। लेकिन इस लेवल पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है पास पेपर में अभी तक जितने क्वेश्चन हैं कि वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। तो यूजुअली ये किस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं? मेन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं कि मेन मेन फ्रेगमेंट्स बने। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करके यहाँ ए लेवल में रखें तो फिर बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। उसको फिर एक बच्चे के लिए डील करना आसान नहीं है। तो ये जहन में रखें, अगर फ्यूचर में कोई कहीं ब्रेक कर दें तो हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। समझ आई?
लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन है उसमें कार्बन हाइड्रोजन कहीं इन्होंने ब्रेक नहीं किया। यूजुअली कार्बन हाइड्रोजन को ये ब्रेक नहीं करते और बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं जी। वो OH पॉजिटिव है, वो इसलिए है, OH पे मैंने पॉजिटिव लिखा है, आपके जहन में होगा OH तो नेगेटिव होता। बेटा आप लोग सुन रहे हैं ये, यानी ये समझ रहे हैं, ये कौन समझा, ये जरा सोचें कि बाद में आपको कौन समझाएगा। ये जरूर सोचें कि ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप इसको नोट्स पढ़ेंगे, यानी इसको समझने की कोशिश करें अभी खैर ये यहां से लिख लें बेटा, ये देखें ये क्या लिया था मैंने, ये क्या है बेटा, मैथनॉल है। गौर से देखें, इधर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं, ये किस किस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो, एक कार्बन का है, दूसरा नीचे से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, वो इसको भी बाहर निकाल देती है, इसको भी बाहर निकाल देती है, तो सी का इलेक्ट्रॉन चला गया ना, जब चला गया तो सी पे क्या चार्ज आना चाहिए, और ओ का इलेक्ट्रॉन भी चला गया ना, तो क्या चार्ज आना चाहिए ओ पे, तो आपके पास क्या आएंगे, पॉजिटिव आयंस आएंगे। हमेशा वन पॉजिटिव चार्ज बनेगा पी फ्रैगमेंट पे, टू पॉजिटिव नहीं बनेगा। वो डिवाइस को कोलैबोरेट ही इस तरह करते हैं कि वन पॉजिटिव आए। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की कोलैबोरेशन इसी तरह होती है कि वन पॉजिटिव बनेगा हमेशा, आयन जो बनेगा वन पॉजिटिव बनेगा। ये असल में मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस तरह होता है ना, इधर देखो, ये इधर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इधर आपने मेथनॉल रख दिया CH3OH, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, तो इस मेथनॉल को गुजारते हैं यहाँ से, जब ये मेथनॉल इस इलेक्ट्रॉन बीम से गुजरता है तो ये टूट जाता है, क्या बेटा, टूट जाता है। बहुत से फ्रैगमेंट्स बनते हैं लेकिन हम मेन मेन फ्रैगमेंट्स को लेंगे। इस टूटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। इस टूटने को क्या कहते हैं बेटा, फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, अब जब फ्रैगमेंटेशन होती है तो पॉजिटिव आयंस बनते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं, पॉजिटिव आयन। उसके आगे फिर डिवाइस में मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव आयंस डिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं, करेंगे डिफ्लेक्ट। क्या एक ही पाथ पे डिफ्लेक्ट करेंगे या डिफरेंट पाथ पे, नीचे डिटेक्टर होता है, नीचे क्या होता है बेटा, तो डिफरेंट पाथ पे क्यों डिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि एक का मैथ 15 है, दूसरे का मैथ 17 है, दोनों का मैथ एक जैसा नहीं है, मैथ डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट पाथ पे डिफ्लेक्ट होंगे। जब डिफरेंट पाथ पे डिफ्लेक्ट होंगे तो फिर डिटेक्टर आपको पीक्स देगा, एक पीक 15 पे दे रहा है, दूसरी पीक 17 पे दे रहा है। और ये जो इसका एक्स एक्सिस है ये M/E है। M/E क्या होता है, मैथ होता है। M/E असल में मैथ ओवर चार्ज है, तो चार्ज 1+ ही आता है सब पे बाय डिफॉल्ट, डिवाइस ऐसे सेट किया हुआ, तो M/+1 इज M ऑल द टाइम। तो ये आपके पास जो दो पीक्स आई, ये किसकी पीक्स हैं, फ्रैगमेंट्स की, आइसोटोप नहीं है ना बेटा। CH3 इज नॉट आइसोटोप, वो अगर एलिमेंट होता फिर आइसोटोप्स की पीक होती, एलिमेंट होता फिर आइसोटोप्स की पीक होती, कंपाउंड है तो फिर ये फ्रैगमेंट्स की पीक है। यस, नहीं नहीं, ये यार एडिशन नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गई, हमेशा +1 चार्ज होगा, जो आयंस बनेंगे उसमें हमेशा +1 चार्ज होगा। ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस तरह से डिवाइस हुआ कि वो +1 चार्ज प्रोड्यूस करता है। बेटा इधर देखो, नेक्स्ट वन इज, अच्छा अब ये भी होगा बेटा कि कुछ मॉलिक्यूल्स में फ्रेगमेंट, देखो कुछ, ये तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर से गुजर रहे हैं, सुने बेटा, यहाँ से मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो गुजर रहे हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, कुछ में नहीं होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स में ये होगा। ये देखो क्या हुआ, क्या हुआ, पूरे मॉलिक्यूल से कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, बॉन्ड नहीं ब्रेक, वो जरूर नहीं कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो है ना इसमें, ऑक्सीजन में लोन पेयर नहीं है, तो पूरे मॉलिक्यूल से कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, कौन सा रिमूव हुआ, डोंट बॉदर अबाउट दिस। तो पूरे मॉलिक्यूल से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो अब मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हुआ, अब ये फ्रेगमेंटेशन नहीं है, ये जो मैंने लिखा है दिस इज नॉट फ्रेगमेंटेशन, इसमें मॉलिक्यूल टूटा नहीं है, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको आके एक पीक दे देगा। तो अब ये पीक किस मैस पे होगी, ये पीक होगी M/E = 30
34 पे एक पीक आएगी, देखो किस पे पीक आएगी बेटा, 34 पे पीक आएगी। अब इस पीक को कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। क्या बेटा, इस पीक को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन पीक। क्यों कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक? क्योंकि ये पूरे मॉलिक्यूल की पीक है। ठीक है, किसकी पीक है, पूरे। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक को कहते हैं एम पीक। बार बार आपको वर्कशीटों में, पास पेपरों में नजर आएगा एम पीक, एम पीक। एम पीक क्या है, मॉलिक्यूलर आयन पीक है। और एम पीक का जो मैस है वो एम आर शो करेगा। एम पीक किस मैस पे बनी है, 34 पे, 34 एम आर है। क्योंकि एम पीक पूरे मॉलिक्यूल को शो कर रही है, तो पूरे मॉलिक्यूल का मैस कितना होगा, एम आर जितना होगा। समझ आई? तो एम पीक, ये बात नोट करनी है कि एम पीक किसको शो करेगी, एम पीक रिप्रेजेंट्स, एम पीक रिप्रेजेंट्स एम आर। आप बताओ, सवाल का जवाब आप खुद दो, थोड़ा सोचो। ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ये नहीं था। CH3 मेथनॉल है या मेथनॉल का एक पार्ट है? तो पार्ट फुल कैसे हो सकता है जी? हम इसके रेफरेंस में सारे डिस्कशन कर रहे हैं, इसको रेफर करके ये मॉलिक्यूल हो सकता है? हमने खुद ही देखा कि इसके टूटने से ये बना है। तो ब्रोकन पार्ट तो मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, मॉलिक्यूल तो रियल होगा जो हमने सब्जेक्ट किया यहाँ पे, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये फ्रैगमेंट है, टूटा है तो फ्रैगमेंट बना। और यहाँ नहीं मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, तो ये फ्रैगमेंट नहीं है, ये फुल मॉलिक्यूल। M/E मैस होता है। ये 15 फ्रैगमेंट का मैस है, ये 17 फ्रैगमेंट का मैस है, ये 34 पूरे मॉलिक्यूल का मैस है। ये एम पीक है। एम पीक जो है वो एम आर देगी। 15 और 17 फ्रैगमेंट का मैस है, लेकिन एम आर नहीं है। यस। और पूछे, पूछो बेटा। बस आज समझे, इसकी पिक्चर्स लें, नोट्स भी इसके हैं, पिक्चर्स लें, मेन मेन चीजें लिखिए, डिवाइस वगैरह मत बनाए जी। हाँ, जो इधर मैसेज होंगे उसमें जो इसका मैथ ज्यादा से ज्यादा, यानी उसमें आपने देखना है, अगर एग्जामिनर मेंशन करे ग्रेटेस्ट मैथ्स को एम, तो वो एम आर होगा, बाकी फ्रेगमेंट्स के मैथ्स होंगे। हाइट नहीं, पीछे होगा ना ये हाइट परसेंटेज पे बेस कर रही है। नहीं, मैथ्स एक्स एक्सिस पे है ना, मैथ्स एक्स एक्सिस पे है, हाइट पे परसेंटेज है। ठीक है। और पूछे, पूछे क्वेश्चन। हाँ, ये मैथ्स उस चीज का होता है जो इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, जो आयन डिफ्लेक्ट हो रहा है उसका मैथ्स होता है। ठीक है। यस, और पूछें। नहीं, ग्राफ नहीं बनाना नहीं होता, बना हुआ ग्राफ मिल सकता है आपको। देखें वंस अगेन, मैं ये मॉलिक्यूल है, बस पिक्चर्स लेते रहें बेटा, ओके, कि हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल डिस्कस करें। ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, कैलकुलेटर हाथ में रखें, कैलकुलेटर हाथ में रखें। ओके, चलें बेटा। अब आप मुझे बताएं, 15, ये इस तरह का ये क्वेश्चन है, ओके। अब ये कितने फ्रैगमेंट्स हैं? और जरूर नहीं कि चारों फ्रैगमेंट्स हो, एक इसमें मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है। आप मुझे बताएं, ये जो 15 पे पीक आ रही है, ये किस फ्रैगमेंट की होगी? शाबाश। इस मॉलिक्यूल को देखें और फैसला करें कि इसमें से कौन सा पार्ट 15 मैच देगा। CH3, CH3 कहाँ से, अगर ये इधर से ब्रेक हो सकता है ना ब्रेक इधर से, तो फिर ये पीक किसकी देगा, CH3 पॉजिटिव की देगा। समझ आ गई? अब 29 पे पीक किसकी मिल सकती है आपको?
सी, हाँ इसकी पीक, इसका मैथ भी 29 है, देख लो कंफर्म कर लो, और इसका मैथ भी 29 है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं CH3 CH2 पॉजिटिव, या आप ये लिख सकते हैं एल्डिहाइड CHO पॉजिटिव। दोनों पीक 29 पे दे रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज जरूर प्लेस करना है +1, वरना मार्क चला जाएगा। ये आयन है, पीक आयन देते हैं। क्यों बेटा? ये तो देखो, अगर ये आयन ना होते तो इस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट ना करते। देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आयन है तो डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो तब पीक आई है। तो पीक ये पॉजिटिव आयन देगा, तो +1 चार्ज लिखना है इन पे। अच्छा, फिर फैसला करें 43। जी, हाँ एक बॉन्ड ब्रेक करें, एल्डिहाइड और CH2, मतलब यहां से ब्रेक करें। तो इसका मैथ कितना आता है, कैलकुलेटर से चेक कर लें। 43 आता है। ओके चलो जी, तो इसको मैं लिख दूंगा CH2CHO पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब 58 पे पूरे मॉलिक्यूल का, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, CH3CH2CHO। तो ये इसमें अब एम पीक कौन सी है चारों में? 58 वाली पीक क्या है? एम पीक। ये बात समझ आई बेटा? अब इसी का एक मैं आइसोमर ले लूं, ये आइसोमर है कि नहीं बेटा? इसी एल्डिहाइड का ये आइसोमर है कि नहीं? ये कौन सा आइसोमर है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्यों बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्यों है? लेकिन अब ये जो आइसोमर है, ये आपको पीक, इस ये पीक्स दे रहा है। क्यों बेटा? इसकी पीक्स कम क्यों है? इसकी पीक्स देखो इससे डिफरेंट है। तो यानी मैस स्पेक्ट्रोमीटर से आइसोमर्स का भी आइडिया होता है। देखो MR दोनों का सेम है, एम पीक दोनों की सेम है, लेकिन फ्रैगमेंट्स डिफरेंट हैं। तो अगर एम पीक सेम है और फ्रैगमेंट डिफरेंट है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, तो पता चल जाएगा ना कि आइसोमर्स हैं ये। हाँ, तो अब ये 15 पे पीक किसकी देगा? तो वो CH3 ये भी हो सकता है, वो CH3 ये भी हो सकता है। ये मेन बॉन्ड्स है ना, यहाँ से टूटे। तो ये क्या देगा? CH3 पॉजिटिव पे पीक देगा। फिर 43 पे पीक किस वजह से देगा? जी बताएं, 43 पे पीक किस वजह से होगी? ये पूरा 43 इसका मैथ आ रहा है, नहीं इस पूरे का मैथ 43 आ रहा है। तो ये आप देगा CH3 और CO पॉजिटिव, और फिर मॉलिक्यूलर आयन पीक इसकी CH3CO CH3 होल पॉजिटिव। अब इसमें एम पीक कौन सी है? ये एम पीक है। ये बात समझ आ गई? कंफ्यूजन? आप लोग इसमें सेटल हो जाएं तो फिर मैं मूव करता हूँ आगे। पिक्चर ले लें इसकी, नोट्स घर में क्रिएट कर लेना जी। अच्छा अच्छा, इसकी मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो 15 पे भी पीक आई, 29 पे, 43 पे। यहाँ पे 29 वाली पीक मिसिंग है, यानी पीक्स का नंबर डिफरेंट है, तो उसका मतलब स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। एम पीक सेम है, तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन बाकी फ्रेगमेंट सेम नहीं है, तो उसका मतलब स्ट्रक्चर सेम नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइसोमेरिज्म कंफर्म हो जाती है। गॉट इट? यानी एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको तरह तरह की टेक्निक से फिर वेरीफाई करते हैं। तो जो जो टेक्निक है अवेलेबल, वो यहाँ पे फिर हम अंडर डिस्कशन लेकर आते हैं। जाऊँ आगे? अगली चीज बेटर, पिक्चर ले लें, फिर बाद में नोट्स अपने फिल कर लेना। ठीक है। अगली बेटा जी, अगली डिस्कशन सुने, अगली डिस्कशन सुने। Done? अच्छा, अगली डिस्कशन सुने, देखें ये है CH3NOH, और ये है M/E, और ये है आयन। मुझे बताते रहे बेटा, 15, 17, 34,
34 था हमारे सर अली, ये 32 था, 32 था, और 30 ऊपर 32 है बेटा। तो ऊपर मैंने क्या बताया था, ऊपर पे ये 34 हमने ठीक नहीं लिखा था, ये फिर 32 है। ओके, ये हमारे से कितना है, 32 है। ओके, ये करेक्शन है इधर यहाँ पे। ओके, अच्छा, अब बेटा मुझे जरा समझाओ कि 15 पे पीक किस वजह से आई है। देखो सामने C3 पॉजिटिव की वजह से आई है, क्यों बेटा, इधर से ब्रेक होगा। और फिर 17 पे पीक OH की वजह से आई है, क्या चार्ज रखूं इस पे, पॉजिटिव। ओके, 32 पे पीक किस वजह से आई, पूरा मॉलिक्यूल है CH3OH, इसकी पीक किस पे आई है, 32 पे। तो 33 पे किस वजह से आई। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन का मास सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लेजिबल होता है। विद चार्ज इलेक्ट्रॉन का तो मास ही हम नहीं कंसिडर करते। इलेक्ट्रॉन इज 11840 टाइम्स स्मॉलर देन, कौन सा, H प्लस का मास 33 होगा, H रेडिकल। CH3OH ही होगा, लेकिन ये क्यों। आपको पता है कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, अगर कार्बन का मास 12 हो तो MR क्या आएगा, और अगर कार्बन 13 हो, कार्बन 13 वाला कार्बन भी तो अवेलेबल है ना, कार्बन 13 आइसोटोप है, लेकिन कार्बन 13 की अबंडेंस बहुत कम होती है। कार्बन 13 की जो अबंडेंस होती है ना, वो कितनी होती है, मैं कर सकता हूँ, 1.1% होती है अबंडेंस। क्या बेटा, कार्बन 13 कितना अबंडेंट होता है। तो अगर मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, तो फिर 1.1% चांस है 33 पे पीक आने का, यानी इसकी हाइट 1.1% होगी। बेटा कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, अगर कार्बन को 12 रख के इसका MR निकालो तो 32 बनेगा, कार्बन को 13 रख के MR निकालो तो फिर इसका मास क्या आएगा, 33 बनेगा। तो आमतौर पे M पीक के बिल्कुल एक यूनिट के बाद M+1 पीक आती है। क्या बेटा, M पीक के बाद कौन सी पीक आती है, M+1 पीक आती है। समझ आई। हाँ, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हम नहीं करते कंसिडर, वो बहुत कम उनकी परसेंटेज अबंडेंस है। कार्बन 13 की परसेंटेज अबंडेंस थोड़ी सी सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए सिलेबस में कार्बन 13 की वजह से M+1 पीक डिस्कशन में। जी, हाँ, कार्बन की, क्लोरीन और ब्रोमीन की, इन तीन के हम डिस्कस करेंगे। कार्बन 13 की वजह से ये पता होना चाहिए, M+1 पीक किस वजह से आएगी, इज ड्यू टू कार्बन 13। समझ आई बेटा, किस वजह से आएगी, कार्बन 13 की वजह से। अगर ग्राफ होगा ना, देखो, तो ग्राफ में ये पीक, ये M/E है, ये पीक अगर 15 पे है, एक पीक 17 पे है, एक पीक M पे है, एक पीक 32 पे है, और फिर 32 के फौरन बाद 33 आएगा। समझ आई, ये 32 वाली पीक को क्या बोलेंगे, M पीक, 33 वाली को क्या बोलेंगे, M+1 पीक। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं ना, पेपर में क्वेश्चन आए तो आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, आपकी इंटरप्रिटेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि M पीक के फौरन बाद अगर एक पीक आ रही है 1 यूनिट अवे, 1 यूनिट अवे, तो फिर वो M+1 पीक होगी। तो ये किस वजह से होगी, ये ड्यू टू कार्बन 13 की वजह से। नहीं, सिलेबस में नहीं है, कार्बन है, क्लोरीन है, और ब्रोमीन। समझ आ गई, M+1 पीक। उसके बाद एक फॉर्मूला है बेटा, ये पीक छोटी हो, इस जो M पीक के मुकाबले में M+1 छोटी होगी, क्योंकि ये पीक कार्बन 13 की वजह से आती है। इन जनरल छोटी होगी क्योंकि कार्बन 13 की परसेंटेज अबंडेंस कम है ना, तो उसकी वजह से इसकी अबंडेंस कम है, तो थोड़े आयंस होंगे जो ये M+1 पीक दे रहे होंगे। ले ले पिक्चर, जरूरी नहीं, यानी इसकी, इसके मैथ्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ मैंने बनाई, हो सकता है M पीक छोटी हो बाकी पीकों से।
इस पे कोई डिस्कशन नहीं है। जी, जाओगे। अच्छा, अब बेटा एक फॉर्मूला है। क्या? ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, ये आपको रट्टा लगाना है इस फॉर्मूला का। क्या लगाना है बेटा? इसको मेमोराइज करना है। फॉर्मूला ये है, n इज इक्वल टू 100/1.1 इंटू m+1/m। क्या बेटा? n इज इक्वल टू 100/1.1 इंटू m+1/1 m। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। m और m+1 की रेशो आपको गिवन होगी और आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करने होंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं बेटा। इफ m रेशो m+1 इज इक्वल टू, बेटा 1.1 डिवाइड बाई 2 करो। 1.1 डिवाइड बाई 2, ये बेटा 0.55। चलो ये करो खुद, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स करें बेटा। कार्बन एटम्स कितने आए बेटा? 1 आ रहा है, तो जो भी आ रहा है ठीक है। नहीं, ये फिक्स है क्योंकि m+1 सिर्फ कार्बन 13 की वजह से आता है। क्लोरीन ब्रोमीन की वजह से m+2 आएगी, वो आगे चल के मैं बताऊं। ये फॉर्मूला सिर्फ कार्बन एटम्स के लिए फिक्स है, किसी और एटम को नहीं शो करेगा। ठीक है। कैलकुलेट इफ m रेशो m+1 इज इक्वल टू 25 रेशो 1.1। कैलकुलेट कार्बन एटम्स। कैलकुलेट कार्बन एटम्स। हमेशा, हमेशा ये फॉर्मूला कार्बन एटम्स को शो करेगा। ये n हमेशा कार्बन एटम्स को शो करेगा। n कैसे शो करेगा? कार्बन एटम्स को शो करेगा। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, चलें अब बेटा मैं एक क्वेश्चन क्राफ्ट करता हूँ। ओके, समझ आ रही है बेटा सबको? जाओ आगे। पिक्चर ले लो बेटा, फिर उससे लिख लेना, क्योंकि मैं जितनी ज्यादा एग्जांपल्स करवाऊँ ना वो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, चलो अब ये थोड़ी क्रिएटिविटी। ओके, सोचो सोचो इस पे मैंने क्या लिखा है कि mass spectrum of X is below। mass spectrum of X is below। अच्छा, अब ये mass spectrum है X का, ये है m/e। ठीक हो गया? ये है एक पीक है 15 पे। ओके, एक पीक ये है, एक पीक ये है। हम्म, एक पीक ये है, एक पीक ये है। तो मुझे बेटा बातें नहीं करे प्लीज, ये फिर एक पीक ये है। ओके, अच्छा, ये लो बेटा। अब ये कहता है, अब सुनो ये क्या कह रहा है
कि m ratio m+1, so this is 12.5 ratio 1.1 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 0.5। ओके, ये आपको बोलेंगे कैलकुलेट कार्बन एटम्स, कैलकुलेट कार्बन एटम्स। चलिए, दूसरा ये आपको कहता है कि x is alcohol, x is alcohol and has peak at m by e is equal to 74 as m peak. तो deduce molecular formula of x, x का molecular formula निकालो। molecular formula of x, should I help? जी बताएं। ये कॉपी कर लेना, इस क्वेश्चन लिखो मत, सारा काम जहन का है। ये पिक्चर ले लेना इसकी, इसको इस इंटरप्रिटेशन जरूरी है। बेटा ये क्या कह रहे हैं कि m बाई ई 74 पे जो पीक है वो क्या है? m पीक किसे रिप्रेजेंट करती है? mr को ना। तो mr कितना हो गया? कार्बन कितने हैं? mr कितना है? 74 है। तो 4 कार्बन का मैच कितना होगा? 48 होगा। और ये उन्होंने नहीं कहा कि x अल्कोहल है, तो अल्कोहल में OH होगा कि नहीं होगा? OH का मैच कितना होता है? 17। तो 48 और 17 कितना हुआ? 65। तो फिर पीछे कितना गैप है 65 और 74 में? 9 का। तो वो 9 क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो क्या बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4H9OH। समझ आई कि नहीं आई? एन आपने निकाल लिया, कितना था? 4 कार्बन का कितना मैच होता है? 48 होता है। और अल्कोहल OH है, OH का मैच 17 है, तो 17 और 48 ऐड करो कितना बना? लेकिन MR 74 है, तो हाइड्रोजन आ गई। समझ आई? अच्छा, अब ये टेबल फिल करो। इसमें आपके पास m बाई ई है और आयन है। तो 15 पे किस वजह से पीक हो सकती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फ्रैगमेंट करो, हिट एंड ट्रायल करो, कैलकुलेटर उठाओ। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कौन सा पार्ट 15 पे पीक देगा, 17 पे पीक देगा, 57 पे पीक देगा? चलो ये निकालो। 15 पे पीक कौन देगा? CH3 पॉजिटिव। 17 पे कौन देगा? OH है, OH पॉजिटिव। 57 के लिए इसको ब्रेक करो, हिट एंड ट्रायल करो, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन क्या 57 पे दे सकता है? जी, शाबाश, वेरी गुड। 57 पे कौन दे रहा पीक? लिखने से ज्यादा आपकी एनालिसिस जरूरी है इस वक्त। बेटा ये कह रहे हैं C4H9, ये पीक देगा 57 पे। समझ आई कि नहीं? कंफ्यूजन?
अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, वो खुद इंटरप्रेट करें, ओके? उसकी इंटरप्रिटेशन खुद करें। बेटा पिक्चर ले लें इसकी। इसकी पिक्चर ले लें। ले ली? जरूर नहीं इस स्पेक्ट्रम में सब कुछ पूछे। दूसरी एग्जाम्पल दूं? ओके, देखो। अब ये थोड़ा इसको क्रिएट करना पड़ेगा। mass spectrum of Y is given below, is given. This is m by e. ये है पीक 60 पे, ये पीक 61 पे, ये पीक है 15 पे, और एक पीक 45 पे है। बेटा ये गिवन है। अच्छा, ये एम पीक है, गिवन है, ठीक है। अगर ये एम पीक है तो ये 61 वाली क्या होगी? m+1 होगी। तो कभी कभी यूं दे देते हैं, ये 50% और ये 1.1%। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स करें। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर दूसरा,